जो वॉन्डरवॉल रेडियस होती है वो हमारे नॉर्मली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए अप्लीकेबल होती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात की जाए जिनमें हमारा कोई बॉन्ड ना हो, जो बिना बॉन्ड के हो। ठीक, तो वॉन्डरवॉल रेडियस हमारे में किसके लिए अप्लीकेबल होगी? उनमें अप्लीकेबल होगी जिनमें कोई बॉन्ड ना हो, विदाउट बॉन्ड, जो विदाउट बॉन्ड के हो। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे हमने जैसे पढ़ा होगा वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल्स लिया गया है ए और बी, और एक मॉलिक्यूल लिया गया है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल है ए और बी। अब इसके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो इनके बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही होता है हमारा वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। ठीक है, तो जो वॉन्डरवॉल रेडियस होगी वो भी इन्हीं के बीच में हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स लिए, ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये है दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इनके बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस का जो हाफ हो जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वॉन्डरवॉल रेडियस। तो इसके लिए अगर हम देखें कि जो हमारी रेडियस होगी वॉन्डरवॉल रेडियस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन 2। तो अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 2 कॉल्ड वॉन्डरवॉल रेडियस। ठीक है, दो अणुओं के मध्य की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा? वॉन्डरवॉल रेडियस कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या निकलेगा? वॉन्डरवॉल रेडियस निकलेगी। ठीक है, ये जो वॉन्डरवॉल रेडियस जो होगी वो हमारी होगी किस में? मेनली जो वॉन्डरवॉल रेडियस होगी वो हमारी एटम्स के बीच में नहीं होगी, ये हमारी मॉलिक्यूल्स में होगी। एटम्स में नहीं पाई जाएगी, ये हमारे मॉलिक्यूल्स में पाई जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल जितना पास आ सकते हैं, जितना क्लोज आ सकते हैं, क्लोज आएंगे, उसके बाद जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? उसकी रेडियस हो जाएगी। अब ये ज़्यादा पास भी नहीं आ सकते। अगर मानते हैं कि एटम ज़्यादा पास में आते हैं तो इनके बीच रिपल्शन लगने लगेगा, न्यूक्लियस में रिपल्शन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होने लगेगा। तो ये जितने पास आएंगे उसके बाद जो इनके बीच की जो रेडियस जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ हमारा क्या कहलाएगा? वॉन्डरवॉल रेडियस कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मानते हैं कि एक मॉलिक्यूल है ए और बी, दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा बी और ए, और तीसरा मॉलिक्यूल है हमारा ए और बी। अब मान लो कि हमसे कहता है कि हमको जो वॉन्डरवॉल रेडियस जो देखनी है वो हमको किसके बीच देखनी है? जो हमको रेडियस निकालनी है वो हमको निकालनी है बी और बी के बीच। ठीक है, बी के लिए तो जो ये जितना क्लोज आ सकते थे क्लोज आ गए, उसके बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसका हाफ पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन 2। इसी तरह अगर कहा जाता कि हमको जो वॉन्डरवॉल रेडियस जो निकालनी है वो हमको निकालनी है ए के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर ए के लिए क्या हो जाएगा? ए जितना क्लोज आ सकता था क्लोज आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन 2, इस तरह से हमारी क्या निकलेगी? वॉन्डरवॉल रेडियस निकलेगी। तो जो वॉन्डरवॉल रेडियस होता है इनका जो सबसे बड़ा यूज़ होता है वो होता है इनर्ट गैस में। जो इनर्ट गैस होती हैं इसमें सबसे बड़ा यूज़ होता है, क्योंकि यही हमारी क्या होती है? न्यूट्रल होती हैं, इनके बीच हमारा कोई बॉन्ड भी नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर जैसे एग्जांपल इसमें लेते हैं हीलियम, जैसे ये हीलियम जितना क्लोज आ सकते थे क्लोज आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे? इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ वॉन्डरवॉल। ठीक है,
क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन हीलियम अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या निकलेंगी, वॉन डेर वाल रेडियस निकलेंगी। अब जैसे बात की जाए, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है क्या हीलियम कोवैलेंट रेडियस शो कर सकता है, या इनर्ट गैसेस जो हैं वो कोवैलेंट रेडियस शो कर सकती हैं। तो ये कोवैलेंट रेडियस शो नहीं करेंगी। ठीक है, जो इनर्ट गैसेस हैं नॉट शो कोवैलेंट रेडियस। क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं। ये बॉन्ड कहाँ बनाते हैं, अभी स्टार्टिंग में बताया गया है कि विदाउट बॉन्ड, जिनके बीच बॉन्ड नहीं बनेंगे उनमें हम क्या देखेंगे, वॉन डेर वाल रेडियस देखेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट इसमें पॉइंट ये बनेगा कि अगर कहा जाए कि जो कोवैलेंट रेडियस है और जो वॉन डेर वाल है, इसमें कौन सी रेडियस बड़ी होगी। तो याद करो, जो कोवैलेंट रेडियस होती थी उसमें क्या होता था, एटम्स होते थे उनकी ओवरलैपिंग हो जाती थी कोवैलेंट में, जबकि इसमें क्या है, डिस्टेंस है। तो सिंपल सी चीज़, जो हमारी वॉन डेर वाल रेडियस जो होगी वो हमारी ग्रेटर होगी किससे, कोवैलेंट रेडियस से। जो वॉन डेर वाल जो रेडियस है वो कोवैलेंट रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। सिंपल यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जा रही है, तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे हमारा क्या होगी, रेडियस कम हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो रही है कौन सी, वॉन डेर वाल रेडियस। नेक्स्ट है हमारी मेटालिक रेडियस, जैसे नाम से ही क्लियर है, मेटालिक रेडियस मेटल्स में होगी। मेटल्स हमारे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे बॉन्ड क्या है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल मेटल्स की बात कर रहा है, मेटेलिक बॉन्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मेटल्स लेंगे। जैसे हमने आयरन ले लिया, आयरन की एक रॉड ले ली, तो आयरन की रॉड का ये हमारा एक 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब तरफ फैला होगा। ये हमारे आयरन है, आयरन की रॉड ली गई है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं इनमें क्या बताया जाता है, जो मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पर तैरते रहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एकदम फ्री होते हैं, ये क्या करते रहते हैं, जो मेटल की सरफेस है इस पर ये तैरते रहते हैं। ये हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आसपास के मेटल को भी अट्रैक्ट करने लगते हैं। कैसे, जैसे ये इस तरह से मान लेते हैं मेटल है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम्प्लीटली फ्री होता है। मान लो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इस, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आसपास के कई न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पकड़ ले रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब एक साथ, अभी जैसे बताया गया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसपास के मेटल को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसी कारण ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इन सारे मेटल्स को आपस में जोड़ करके रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक फोर्स। इसको मेटेलिक फोर्स भी कह सकते हैं। अब कहा जाए कि ये जो मेटल्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इनके बीच की डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन मेटल अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें क्या निकालते हैं, मेटेलिक रेडियस। अब हमने जैसे एक पढ़ी है कोवैलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। तो अब इसमें अगर ऑर्डर देखें कि कौन सी बड़ी होगी, कौन उससे छोटी होगी, कौन उससे कम होगी, तो जैसे बात की जाए वॉन डेर वाल रेडियस, ये तो सबसे बड़ी होगी, जैसे पीछे बताया गया कि इसमें काफ़ी डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब जो कोवैलेंट रेडियस थी, कोवैलेंट रेडियस में तो ओवरलैपिंग हो जा रही थी, तो सबसे कम किसकी होगी, कोवैलेंट रेडियस की होगी। ठीक है, बीच में हमारा क्या आ जाएगा, मेटेलिक रेडियस। तो इस तरह से ये हमारा क्या बनता है, इसका चार्ट बनता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। सबसे ज़्यादा
रेडियस जो होगी वॉन डर वाल, फिर मेटालिक, फिर उसके बाद कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है हमारा फोर्थ आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कोई मेटल है, इसमें से इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और मानते हैं कि कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेता है तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव हुआ ये है हमारा कैटायन और ये होगा हमारा एनायन। तो अगर हम इसमें कैटायन और एनायन दो रेडियस इसमें बन जाएंगी। अगर हम कैटायन रेडियस की बात करें, कैटायन मतलब इसने अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। जब प्लस का मतलब अब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा। मान लेते हैं कि इसमें से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो सिंपल सी चीज़, ये इफ़ेक्ट इस पर से हट करके बाकी ऊपर क्या होगा, चला जाएगा। ये ऐसे समझे, इस तरह से है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन लैप कर गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस थी ऑटोमेटिक हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि अगर एनायन में बात करें, एनायन की बात करें, न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों पे इफेक्ट डाल रहा है या इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे मानते हैं अगर इसमें माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ये जो इफेक्ट इनके ऊपर लग रहा था तो इनके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ इफेक्ट इसके ऊपर भी लगने लगेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों में से रेडियस किसकी बड़ी होगी, रेडियस इसकी बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे इफेक्ट कम हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, जो और इलेक्ट्रॉन थे उस पर इफेक्ट कम होकर के कुछ इफेक्ट इस पर भी लगने लगा। तो अगर हम इनमें रेडियस की बात करें तो इसमें जो रेडियस होगी वो होगी सबसे बड़ी एनायन की, फिर एटम की, फिर होगी हमारी कैटायन की, ये रेडियस होगी। ये हमारी किस में जाएगी, आयनिक रेडियस में। सिंपल सी चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन ये मान लो ये रेडियस थी, इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, तो क्या हो गया, रेडियस ऑटोमेटिक हमारी क्या हो गई, कम हो गई। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो रेडियस ऑटोमेटिक क्या हो गई, हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रही है वो बढ़ रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। डेंसिटी कैसे इस पर क्या इफेक्ट करती है वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।